हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एपेक्स क्लासेस एड्यूटेक में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 4। तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ में संधारित्र जुड़ा होता है तो उसका बिहेवियर या उसका व्यवहार कैसा होता है, और साथ ही साथ में प्रेरकत्व जुड़ा होता है तो उस कंडीशन में प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज हम जो है वो दो टॉपिक, जैसे कि आपको यहां हेडिंग के रूप में दिख भी रहे, दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ संधारित्र जुड़ा हुआ हो, तो संधारित्र के बारे में बात की जाएगी। तो संधारित्र क्या होता है इसके बारे में तो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते ही है, लेकिन यहां पे इसके बारे में और भी बातें समझ में आएगी कि संधारित्र का, देखो संधारित्र बेसिक करता क्या है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। और ये एनर्जी जो स्टोर है ये बेसिकली एसी के अंदर कैसे बिहेव शो करता है, किस तरीके से इसका व्यवहार होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में हम पढ़ेंगे प्रेरकत्व के बारे में, ये भी एनर्जी स्टोर करता है। दो तरीके की एनर्जी स्टोर करने वाली डिवाइस होती है, उपकरण होते हैं, एक संधारित्र होता है, एक प्रेरकत्व होता है। संधारित्र किस फॉर्म में ऊर्जा को करता है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जबकि बात की जाए प्रेरकत्व की तो यह बेसिकली चुंबकीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली हेडिंग कि जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो तो उस केस के अंदर बेसिकली किस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज और करंट का व्यवहार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, हेडिंग डालते हैं बढ़िया सी। जब एसी स्रोत के साथ शुद्ध संधारित्र जुड़ा होता है तो संधारित्र बेसिकली हम पहले के जो लेक्चर्स है उन लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि संधारित्र एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसी युक्ति है जो बेसिकली स्थिर वैद्युत ऊर्जा को, आवेशों को ग्रहण करता है और उनको अपने पास रखता है, और जब रिक्वायरमेंट होती है तब एक साथ आवेश को डिस्चार्ज करता है, विसर्जन करता है। तो उसी संधारित्र के बारे में बात की जा रही है। तो मान लीजिए हमारे पास एक संधारित्र का उपकरण है, यह संधारित्र का सिंबल होता है, सबको पता है भाई। और इस संधारित्र को हमने बेसिकली किया क्या, एक एसी स्रोत के साथ कनेक्ट कर दिया। ये एसी जो है ये किस रूप में चलेगी, तो V इज इक्वल टू वही V0 साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज की इक्वेशन है। और संधारित्र की धारिता जो है वो कितनी है, C। धारिता का मतलब अपन पहले ही समझते हैं कि धारिता एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसा गुण होता है आवेश को संग्रहित करने का किसी भी चालक का। तो यहां पे दो प्लेटें, इन प्लेटों के बीच में आवेश के संग्रहण का गुण है, उसी को संधारित्र की धारिता बोली गई है। तो हमने मान लिया कि इसकी कैपेसिटी, एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो कितनी है, C। तो ये संधारित्र की धारिता C है और वोल्टेज हमने जोड़ दिया V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। कहीं कोई समस्या नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब इसके अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बात लॉजिकली सोचो कि जो वोल्टेज मैंने यहां से दिया है वो सारा का सारा वोल्टेज किसको जाएगा, संधारित्र को जाएगा, क्योंकि दूसरा तो कोई उपकरण इसके साथ जुड़ा हुआ है नहीं। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग भी देखें तो जो वोल्टेज दिया जाएगा वो सारा का सारा किसके अक्रॉस चला जाएगा, इस संधारित्र के अक्रॉस। तो संधारित्र के ये जो दो पॉइंट है एक्स और वाई मान लीजिए, तो इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज होगा इसको लिखेंगे VC, C फॉर कैपेसिटर। वोल्टेज C के अक्रॉस, C के सिरों पर, तो C के सिरों पे वोल्टेज कितना लिखा जाएगा, VC लिखा जाएगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं चित्र से कि जो VC होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी। जितना वोल्टेज दिया गया वो सारा कहां पे जाएगा, इसके सिरों पे जाएगा। तो हम कह सकते हैं परिपथ से क्या कहा जाएगा कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के सिरों का जो वोल्टेज होगा वो कुछ नहीं, वो वही वोल्टेज होगा जो हमने इसको स्रोत से अप्लाई किया है। जो हम यहां पे लिख सकते हैं V0 साइन ओमेगा टी, ये हमारा वोल्टेज हो गया। जो C के सिरों का वोल्टेज होगा वो वही होगा जो आरोपित वोल्टेज है। अब अपन को पता है कि जब अपन ये
4th चैप्टर के अंदर संधारित्र वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो उस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि संधारित्र का जो वोल्टेज होता है, जो विभवांतर होता है, उस विभवांतर को लिखने का एक दूसरा नाम और होता है वी नो दैट। ये अपन पिछले लेक्चर में, पिछली जो चैप्टर है उनके अंदर पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट यहां पे अप्लाई किया जाएगा कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये बेसिकली होता है Q डिवाइड बाई सी। क्या होता है? Q डिवाइड बाई सी। ये Q क्या होता है? चार्ज, आवेश, क्योंकि ये बेसिकली क्या करेगा? ये चार्ज को स्टोर करेगा और जब रिक्वायरमेंट होगी तो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये अगर ये मान लीजिए ये हमारे पास पॉजिटिव बन रहा है, ये नेगेटिव बन रहा है, तो ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी और ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिव हो जाएगी। तो चार्ज को स्टोर करने वाला जो उपकरण होता है उसी को संधारित्र बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए संधारित्र की धारिता स्टोर करने की कैपेसिटी C है और वो Q चार्ज स्टोर करता है, तो उसके विभवांतर को, उसके वोल्टेज को ऐसे लिखा जाएगा, वोल्टेज C के सिरों पर बराबर Q डिवाइड बाय C। क्लियर बात? इस वैल्यू को उठा करके यहां फेंक दो तो देखिए क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, Q डिवाइड बाय C। Vc की वैल्यू क्या रख दी? Q डिवाइड बाय C इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। यही हो गया। तो अगर मैं यहां से Q निकालूं तो Q की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी? C V नॉट साइन ओमेगा टी। ये बेसिकली क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू C V नॉट साइन ओमेगा टी। अब अपने को निकालनी है करंट, क्योंकि वोल्टेज अपने को पता है, अपने को वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन चाहिए, करंट के बीच में फेज बनाना है कि कितना आगे पीछे चल रहा है वोल्टेज और करंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रतिरोध के बारे में देखा था। ठीक उसी तरीके से अपने को अब संधारित्र की बात करनी है। तो धारा कैसे निकाले? तो धारा निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, क्योंकि हमारे पास आवेश आ गया और विद्युत धारा वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं, dq बाई dt। यही होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है? dq बाई dt। तो अगर यहां पे ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास Q की वैल्यू तो आ चुकी है। Q बेसिकली क्या है? C V नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस वैल्यू को उठा करके यहां फेंक दो तो जरा देखो क्या रिलेशन आ रहा है, d बाई डी टी। Q की जगह पे लिखेंगे C V नॉट साइन ओमेगा टी। यही बन गया। जरा ध्यान से देखिए, Q की वैल्यू यही थी, C V नॉट साइन ओमेगा टी, तो वो वैल्यू हमने Q की जगह पे रिप्लेस कर दी। अब जरा ध्यान से देखो, C और V नॉट, C क्या है? संधारित्र की धारिता। जो वोल्टेज को चेंज करने से धारिता नहीं बदलेगी, वो अगर एनर्जी अगर C के रूप में स्टोर कर रहा है, जितनी उसकी धारिता है, जितनी इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी नहीं बदलेगी, तो C कांस्टेंट। और V नॉट क्या होता है? शिखर मान वोल्टेज का, और शिखर मान भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि शिखर मान भी बदलता नहीं है, वो तो उसकी पीक वैल्यू है। तो C भी कांस्टेंट और V नॉट भी कांस्टेंट, तो इन दोनों को बाहर फेंक दो तो ये लिखा जाएगा I इज इक्वल टू C V नॉट डी बाई डी टी। किसका कर दोगे? साइन ओमेगा टी। इसी का अपने को अवकलन करना है। और अभी तक आई होप आप लोग अवकलन पढ़ चुके होंगे, तो आपको अच्छे से पता रहेगा कि साइन का अवकलन होता है कॉस ओमेगा टी, और टी का जो क्या कह सकते हैं गुणांक है वो है ओमेगा, तो ओमेगा आ जाएगा गुणा में। तो देखिए इसका जब रिजल्ट निकालोगे तो ये आएगा I इज इक्वल टू सी वी नॉट, और जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यही बन गया। तो अगर इसको लिखा जाए तो I इज इक्वल टू लिखेंगे, थोड़ा अरेंज करके लिखे तो ओमेगा सी, ओमेगा के साथ सी को ले लिया, और वी नॉट कॉस ओमेगा टी। यही बना। अब अपने को इसको प्रतिरोध के रूप में बनाना, क्यों? करंट बराबर क्या होती है? करंट होनी चाहिए I इक्वल टू आई नॉट आना चाहिए। यहां पे तो ओमेगा सी वी नॉट आ रहा है, तो इसको देखो थोड़ा मॉडिफाई करके कैसे लिखा जाएगा। तो इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। ध्यान से देखिए क्या चेंज किया गया, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। वी नॉट अपनी जगह पर, ओमेगा सी को लिखने का तरीका चेंज किया है, लेकिन गणित के हिसाब से बिल्कुल गलत नहीं है, गणित के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। जरा ध्यान से देखिए, डिवाइड में लिखा है, अल्टीमेटली ये ऊपर है। ऐसा क्यों किया गया वो अभी समझ में आएगा। तो इसको लिखने का दूसरा नाम ये भी हो सकता है, और आगे वाली टर्म को एज इट इज रखो। वी नॉट तो आ गया कॉस ओमेगा टी। यही हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो हमने लिखा है ना 1 डिवाइड बाय ये पूरी टर्म,
इस पूरी टर्म को हम एक नया नाम देते हैं, और यह नाम बड़ा ध्यान से समझना क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट है। 1/ω(c), इसको बोलते हैं xc। x और नीचे क्या लगा दिया हमने, c लगा दिया, तो यह कहलाएगा xc। और xc बेसिकली क्या होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं धारितीय प्रतिघात। क्या होता है बच्चों, धारितीय प्रतिघात होता है। मतलब धारितीय प्रतिघात बेसिकली आपको बता क्या रहा है, धारितीय प्रतिघात यह बेसिकली संधारित्र जो धारा प्रवाह के अंदर जो बाधा उत्पन्न करता है उसी को क्या बोलते हैं, धारितीय प्रतिघात कहा जाता है। कि एक संधारित्र को जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ेंगे तो धारा के प्रवाह के अंदर जो बाधा उत्पन्न करेगा, यह बाधा का नाम ही क्या होता है, धारितीय प्रतिघात होता है। इसको एक नया नाम दिया गया जिसको बोलते हैं XC। और एक तरीके से यह प्रतिरोध का काम ही करता है, क्योंकि रुकावट पैदा कर रहा है, आवेश को प्रवाहित होने से रोक रहा है, आवेश को स्टोर करने का काम कर रहा है। तो इसीलिए इसको XC को क्या बोलते हैं, धारितीय प्रतिघात। और याद रखना इसका जो मात्रक होता है, यह मात्रक होता है ओम। यह कई बार पूछ लेते हैं बोर्ड में कि धारितीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक सिंपल सा क्या बता के आओगे, ओम इसका मात्रक। क्योंकि एक तरीके से रुकावट है, बाधा है, ये जो संधारित्र है ये धारा के प्रवाह होने में रुकावट उत्पन्न करेगा। ये देखिए, जब धारा प्रवाहित होगी तो ये आवेश को स्टोर करने का काम करेगा, तो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। और बाधा का नाम ही हमने क्या दिया है, XC दिया है, धारितीय प्रतिघात दिया है। चलिए, तो इसको हम बेसिकली क्या लिखेंगे, XC लिखेंगे। तो अब हमारा जो ये टर्म बन गई 1/ω(c) को लिख लिया गया XC। तो ये क्या रिलेशन लिखा गया, I = I0, या फिर ये हो जाएगा V0/XC। क्योंकि 1/ω(c) जो बना था पिछले वाली स्लाइड पे देखो, 1/ω(c), इसको हमने बेसिकली क्या लिख लिया है, XC लिख लिया है। तो ये XC लिखते ही ये XC लिख लिया तो V0/XC हो जाएगा। तो ये V0/XC और आगे क्या लिखेंगे, cos ωt। अब जरा ध्यान से देखिए, तो V0 है शिखर वोल्टेज, और XC क्या है, प्रतिरोध, रुकावट। और वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध तो धारा होती है, और यहां पे धारा कौन सी हो जाएगी, शिखर धारा हो जाएगी, क्योंकि यहां पे बात किसकी हो रही है, शिखर वोल्टेज की हो रही है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि वी नो दैट, हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि V0/XC ये बेसिकली क्या लिखा जाएगा, I0 लिखा जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, धारा का शिखर मान। धारा का क्या बोला जाएगा, शिखर मान बोला जाएगा। तो ये लिखा गया I0। तो इस पूरी टर्म को हटा करके V0/XC को हटा करके क्या पुट किया जाएगा, I0 पुट किया जाएगा। तो ये लिखा गया I = I0 cos ωt। ठीक, तो ये हमारे पास में करंट की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर छोटे छोटे फॉर्मूलाज आ रहे हैं, वो ध्यान रखना। एक फॉर्मूला ये भी है, इसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। एक फॉर्मूला V0/XC है जिसको हम I0 कह रहे हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनेंगे। एक फॉर्मूला ये भी है I = I0 cos ωt। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हमारी करंट जो है वो करंट बेसिकली आ रही है I0 cos ωt, जबकि हमारा वोल्टेज जो है, जो हमने वोल्टेज स्टार्टिंग में अप्लाई किया, इधर ध्यान से देखो तो sin ωt है। वोल्टेज किसके पदों में चल रहा है, sin ωt के, जबकि करंट आ रही है वो किसके पदों में आ रही है, cos ωt के पदों में आ रही है। तो cos ωt को sin में कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि अपने को चाहिए तो sin। तो cos ωt को लिखने का जो तरीका होगा, इस cos ωt को लिख सकते हो sin π/2 प्लस ωt। क्या लिखा जा सकता है, sin π/2, क्योंकि 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप कि sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है। तो ये बेसिकली ωt है क्या, थीटा है। तो sin 90 ये π/2 रेडियन प्लस थीटा बेसिकली क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो हम यहां से cos थीटा को एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, तो बेसिकली क्या लिखेंगे, sin π/2 प्लस ωt। तो अगर आगे देखा जाए तो ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा I = I0 sin ωt प्लस π/2 या π/2 प्लस ωt, बात एक ही है। तो ये हमारे पास रियलिटी में करंट की इक्वेशन रहेगी, इससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
तो ये हमारे पास में करंट रहेगी। अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज क्या था, एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज बेसिकली क्या है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये है वोल्टेज, ये है करंट। तो जरा ध्यान से देखें तो V यहां तो ये शिखर मान हो जाएगा, ये आई नॉट और ये वी नॉट, और ये बेसिकली देखें तो ये साइन के दोनों घटक चल रहे हैं। लेकिन अगर बड़े ध्यान से समझे तो वोल्टेज तो चल रहा है ओमेगा टी में, वोल्टेज किसमें चल रहा है, ओमेगा टी में, लेकिन करंट चल रही है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। मतलब करंट जो है, धारा जो है वो वोल्टेज से पाई बाई टू अग्रगामी है, क्योंकि प्लस आ रहा है। प्लस क्या बता रहा है कि धारा जो होती है वो आगे चलती है, वोल्टेज जो होता है वो बेसिकली पीछे होता है। तो ये बात हम यहां पे नोट पॉइंट के रूप में, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अतः शुद्ध संधारित्र के एसी स्रोत से जुड़े होने पर धारा वोल्टेज से पाई बाई टू रेडियन अग्रगामी होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, पाई बाई टू रेडियन, और वो भी वोल्टेज से कैसे चल रही है, आगे चल रही है। मतलब आपकी जो करंट होगी वो वोल्टेज से पहले चलेगी, मतलब पाई बाई टू का इसके अंदर कलांतर रहेगा। तो अगर कलांतर की बात की जाए संधारित्र के लिए, शुद्ध संधारित्र के लिए, शुद्ध संधारित्र के लिए V व I में कलांतर, तो कलांतर जिसको अपन फाई कहते हैं, ये फाई क्या होगा, पाई बाई टू रेडियन। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि संधारित्र, शुद्ध संधारित्र जुड़ा होता है, तो उस केस में वोल्टेज और करंट के बीच का कलांतर कितना होता है, तो पाई बाई टू रेडियन। और अगर पूछ ले कि कौन आगे होता है, तो करंट अग्रगामी होती है, किससे, वोल्टेज से। क्योंकि जरा ध्यान से देखिए, ये चल रहा है ओमेगा टी में और ये चल रहा है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये प्लस क्या कह रहा है, अग्रगामी, आगे चल रही है। अगर यहां माइनस आता तो पश्चिगामी लिखते। तो ये बेसिकली हमारे पास में क्या है, अग्रगामी के लिए आया। अब बात करते हैं इसके फेजर की, कि फेजर कैसे बनेगा। तो अगली जो बात आती है वो फेजर की आती है, और फिर उसके बाद ग्राफीय निरूपण। तो सबसे पहले आता है फेजर डायग्राम, फेजर आरेख। तो फेजर आरेख कैसे बनाया जाए, तो वही एक्स और वाई दो अक्ष लेंगे। तो कैसे लिखा जाएगा, ये एक्स दिशा हो गई, ये होगी वाई दिशा। अब यहां पे देखा जाए तो बेसिकली वोल्टेज को अगर रिप्रेजेंट करें तो वोल्टेज तो ओमेगा टी में चल रहा है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट जो है वो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। तो अगर मान लीजिए किसी स्थिति पे वोल्टेज ऐसे था, ओमेगा टी का एंगल बनाते हुए, ये शिखर मान V नॉट, और अगर यहां पे देखा जाए तो ये बन जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी, इधर वाला घटक है ना। लेकिन जो करंट होगी वो वोल्टेज से पाई बाई टू आगे होगी। तो वोल्टेज से पाई बाई टू आगे का बेसिक मतलब क्या हुआ, कि ये हमारे पास में वोल्टेज है, इस वोल्टेज से पाई बाई टू आगे, तो यहां से पाई बाई टू क्या करना है, आगे की ओर शिफ्ट करना है। और करंट जो होती है वो वोल्टेज से आयाम में कम होती है, क्योंकि करंट हमारे घरों में कम आती है, वोल्टेज ज्यादा आता है। क्योंकि वोल्टेज बेसिकली क्या होता है, 220 वोल्ट, और करंट जो होती है उसके लिए प्रतिरोध का भाग देना पड़ता है। यही तो समझाया गया था कि भाई करंट निकालनी है तो V नॉट डिवाइड बाय R करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे घरों में वोल्टेज 220 वोल्ट है और प्रतिरोध है 100 ओम, तो 220 को 100 से डिवाइड करोगे, वैल्यू तो 2.2 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे घरों में करंट कम होती है, करंट का आयाम छोटा रखना, तो इसको पाई बाई टू आगे लो। तो पाई बाई टू जैसे ही आगे लोगे, ये बेसिकली यहां पे आएगा। ये जो है वो यहां से यहां तक का जो एंगल देखा जाए तो ये एंगल बेसिकली कितना है, ये पाई बाई टू का एंगल है। ये जो एंगल है वो कितना है बच्चों, पाई बाय टू का एंगल है।
ये π/2 आगे हो गया, ठीक है ना। और ये जो है वो शिखर मान है I0, और इसका अगर इधर वाला घटक निकाला जाए तो ये इधर वाला घटक क्या हो जाएगा हमारे पास I0, इधर वाला घटक साइन आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो इधर वाला घटक क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू I0 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो ये अग्रगामी हो गया, π/2 अग्रगामी है। तो ये इसका फेजर रहेगा, वोल्टेज इधर और करंट जो है वो इससे π/2 आगे चल रही है। क्लियर है बात, ठीक। तो ये बेसिकली हमारे पास फेजर हो गया। फिर इसके बाद में जो बात आती है वो आती है ग्राफीय निरूपण की। तो ग्राफीय निरूपण कैसे किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए ये हमारे पास टाइम t इधर की और v व i दोनों को एक साथ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज तो सीधा सा v0 साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। तो v0 साइन ओमेगा टी के ग्राफ की बात की जाए तो वो बेसिकली कैसे बनेगा, यहां से शुरू होकर ये हो जाएगा वोल्टेज, ये वाली जो है इसका शिखर मान i v0। अब देखिए करंट जो है वो π/2 आगे है। करंट क्या है π/2 आगे, मतलब करंट का ग्राफ देखो तो कॉस का ग्राफ बन रहा है। जरा ध्यान से देखिए, करंट की ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, करंट तो थी कॉस के ग्राफ में चल रही थी, कॉस के रूप में थी। और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉस जीरो की वैल्यू जैसे ही आप 1 करोगे I0 आएगा, मतलब जीरो। जब आपका थीटा जीरो है तो उस केस में करंट कितनी आ रही है, I0 आ रही है। तो ये जो ग्राफ बेसिकली शुरू होगा कि जब टाइम की वैल्यू जीरो है तो करंट की वैल्यू कुछ है, तो करंट बेसिकली जो शुरू होगी वो यहां पे, वोल्टेज तो जीरो आ रहा है लेकिन करंट जो है वो यहां से कुछ वैल्यू आएगी। तो करंट की वैल्यू की बात करें तो करंट मान लीजिए यहां से शुरू हो रही है, ये I0 शिखर मान। तो ये बेसिकली कैसे जाएगा, यहां पे अधिकतम तो ये न्यूनतम हो जाएगी, यहां पे फिर वापस से न्यूनतम होगी तो यहां पे वापस से अधिकतम हो जाएगी, यहां पे फिर वापस से इस तरीके से, यहां पे जीरो हो गई तो यहां पे कटेगा ग्राफ इस तरीके से। अगर पहले पॉइंट डिसाइड कर ले यहां पे, तो अगर इसको प्लॉट किया जाए तो ये बेसिकली कुछ ऐसे बनेगी। ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास करंट का ग्राफ है, क्योंकि करंट जीरो पे आ रही है बेसिकली, क्योंकि कॉस का ग्राफ है। ये बेसिकली देखा जाए तो ये किसका ग्राफ है, v इज इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी। और ये जो ग्राफ है ये बेसिकली किसका, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। क्योंकि जरा ध्यान से देखिए, अगर मैंने इसको जीरो भी कर दिया, ओमेगा टी, टी की वैल्यू जीरो है और टी की वैल्यू जीरो है तो ये पूरी टर्म जीरो, लेकिन साइन π/2 1 देगा और साइन π/2 1 आती है, I की वैल्यू I0, तो जीरो पे वैल्यू I0 आई। जब भी वैल्यू जो है वो बिल्कुल ही यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे अगर आगे बढ़े तो वैल्यू जब π/2 पुट करोगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब पाई का गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो इस तरीके से इसके करंट के ग्राफ को शो किया जाएगा। तो फेजर डायग्राम आपको पता होना चाहिए और करंट का डायग्राम भी पता होना चाहिए, हाँ सॉरी ग्राफीय निरूपण भी पता होना चाहिए। क्लियर है बात। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा, संधारित्र को जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा जाता है तो उस स्थिति में वोल्टेज और करंट दोनों की समीकरण प्राप्त कीजिए, इसकी सहायता से फेजर निरूपण तथा ग्राफीय निरूपण भी बनाइए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है, बड़ा क्वेश्चन में आता है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्लियर है बात। तो ये सारी बातें हमने इसके अंदर डिस्कस की है। अब इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि इसका न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन बनता है इसका। तो इसका क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा बनता है, बस वो फॉर्मूले जो बता रखे हैं, बीच बीच में जो फॉर्मूलाज आए हैं उन फॉर्मूलाज के बारे में ध्यान रखना। तो देखिए, अगर बात की जाए एग्जाम्पल की, तो हमने मान लीजिए इस तरीके से एक संधारित्र, और इस संधारित्र को हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ कनेक्ट कर दिया। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V इज इक्वल टू बेसिकली मान लीजिए कितना है, 311 साइन 100 पाई टी, ऐसे लिखी है इसकी इक्वेशन। और मान लीजिए कि इसका जो C दिया हुआ है आपको, संधारित्र की जो धारिता दी हुई है, वो धारिता अपन मान लेते हैं कि
200 बटे पाई, और इसके पीछे बेसिकली लिखा जाए तो ये बेसिकली हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइक्रोफैरड। फैरड में लेते हैं इसको, माइक्रो लिख लेते हैं, माइक्रोफैरड। तो ये संधारित्र दिया हुआ है, इतने माइक्रोफैरड का संधारित्र, और ये वोल्टेज से जोड़ दिया। तो इसके अंदर आपको बहुत सारी बातें पूछ रहा है। पहली बात क्या पूछी है, इधर ध्यान से देखिए, तो इसने पूछा है V0 एंड VRMS, पहला पॉइंट ये पूछा। दूसरा पूछा है XC क्या होगा, जो हमने धारितीय प्रतिघात की बात करते हैं वो XC फाइंड करना है। तीसरा पॉइंट जो इसके अंदर पूछा हुआ है वो है I0 एंड IRMS, और जो लास्ट पॉइंट इसके अंदर पूछा है वो पूछा है धारा की समीकरण क्या होगी। ये सारी बातें अपने को बतानी है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करने से अपने को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बस बीच में जो फॉर्मूलाज आ रहे हैं वो तो आपके मेमोराइज होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले पूछ रहा है ये V0, तो सबसे पहले तो ध्यान दो इस इक्वेशन पे, V बराबर 311 साइन 100 पाई टी। तो पहले इसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो ये हमारे पास V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, यही है। तो V इज इक्वल टू 311 साइन 100 पाई टी। तो अगर मैं बोलूं कि V0 की वैल्यू कितनी है, तो V0 क्या होगा, 311 वोल्ट, क्योंकि कंपेयर करना है, V0 की जगह पे क्या आ जाएगा, 311। अगर आपको पूछा जाए कि VRMS कितना होगा, तो क्या बोला जाएगा, V0 बाई रूट 2। तो V0 की वैल्यू बेसिकली कितनी है, तो V0 की वैल्यू हमारे पास 311 डिवाइड बाई रूट 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वापस से वही अप्रोक्सीमेट 220 वोल्ट आएगा। क्लियर बात। फिर इसके बाद में आपका क्या पूछा जा रहा है, XC पूछा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार आ रहा है, क्योंकि ये तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी V0 और VRMS तो वैल्यू कैलकुलेट की है। XC कैसे निकालेंगे, तो XC निकालने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, XC इज इक्वल टू होता है 1 बाय ओमेगा C। यही तो बताया गया है पिछले वीडियो, इसके पिछली स्लाइड के अंदर। जब डेरिवेशन देखते हैं तो डेरिवेशन के अंदर देखिए, ये बेसिकली ये रहा, XC की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय ओमेगा C। तो बस अब इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो बात की जाए ओमेगा की, अब यहां पे आ रहा है ओमेगा, तो ओमेगा जरा कंपेयर करो, साइन के आगे और टी के, साइन से पीछे और टी के आगे लिखा हुआ ओमेगा होता है, तो ये हो गया ओमेगा। कंपेयर करें तो यही आ रहा है, तो ये हो जाएगा 100 पाई। बात रहेगी C की, तो C क्या है, 200 डिवाइड बाय पाई, और माइक्रो कितना होता है, 10 की घात -6। माइक्रो कितना होता है बच्चों, 10 की घात -6। तो इसकी जगह पे रखा जाए तो ये 200 एज इट इज, डिवाइड में आ गया पाई, और माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 होता है। तो ये पाई से पाई क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो ये लिखा जाएगा XC इज इक्वल टू, ये 10 की घात -6 को ऊपर ले लो तो 10 की घात +6 डिवाइड बाय कितना हो गया, 2, और पीछे जीरो कितने, 1 2 3 4, 10 की पावर 4। तो ये बेसिकली कितना बच गया, -4 ऊपर चला गया, और ये प्लस का 6, तो ये बेसिकली 2 बच गया, 10 की पावर 2। तो ये बेसिकली कितना लिखा गया, 100, 10 की पावर 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही बना, ऊपर चला गया 10 की पावर -4, तो ये 100 बच गया। तो ये बेसिकली आ जाएगा 50 ओम, क्योंकि XC जो होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है, ओम में होती है, इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है। और जो संधारित्र धारा प्रवाह के अंदर जो विरोध उत्पन्न कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा को जाने से रोक रहा है या उसके लिए विरोध उत्पन्न कर रहा है, उस विरोध को ही हम क्या बोलते हैं, XC बोलते हैं। तो मात्रक ओम रहेगा। तो चलिए साहब, ये हो गया, XC हो गया। अब बात रहेगी V0 और I0 और IRMS की, तो उसकी भी कैलकुलेशन करते हैं। तो अब बात आ रही है आपके सामने I0, तो I0 क्या हो जाएगा, V0 अपॉन XC, क्योंकि इस बार प्रतिरोध नहीं है, कैपिटल R नहीं है, ओम्स लॉ के रूप में लिखे है, तो वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध, और यहां पे प्रतिरोध का काम कर रहा है XC, तो ये बेसिकली आ जाएगा XC। तो ये क्या लिखा जाएगा, XC की वैल्यू देखी जाए तो XC की वैल्यू थी 50, और V0 क्या था, V0 था 311, तो ये लिखा जाएगा 311 डिवाइड बाय 50। तो ये कितना बन जाएगा, ये पॉइंट गया तो 31.1 डिवाइड बाय 5,
तो ये बेसिकली आपका कितना आ जाएगा 6, फिर पॉइंट लग गया 2, ठीक है ना। तो ये लगभग इतना एम्पियर आएगा, देख लेना कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए। तो 5 को डिवाइड करोगे, ये पॉइंट तो चला गया, 6 पंजे 30 हो गए, और फिर 1 बचा तो 11 हो गया, 11 तो 10 बार, ठीक है 6.2 एम्पियर आ गई। अब IRMS निकालना है, तो IRMS कैसे निकाले? तो IRMS होता है VRMS डिवाइड बाय XC। तो VRMS कितना 220, यही तो आया था अपना पिछली स्लाइड पे देखे तो कितना आया है 220 आया है VRMS। तो VRMS की वैल्यू 220 होगी और XC की वैल्यू कितनी है? तो XC वापस है 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आ गया 22 डिवाइड बाय 5, कितना बनेगा ये 4, और फिर उसके बाद में 20, तो ये वापस से 20 बन गया तो 4। तो ये बेसिकली आपकी IRMS आ गई। अब और क्या पूछ रहा है? तो और इसने एक और बात पूछी है, धारा की समीकरण पूछी है। तो धारा क्या होती है? धारा होती है I इज इक्वल टू I नॉट साइन, और संधारित्र के केस की बात हो रही है तो धारा π/2 अग्रगामी होती है, तो ओमेगा टी प्लस π/2, ओमेगा टी प्लस π/2। तो अब बात की जाए I की, तो I नॉट, सबसे पहले तो I नॉट देखो कितना है 6.2 एम्पियर, तो रख दो यहां पे 6.2 एम्पियर। साइन बात रहेगी ओमेगा की, तो ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ओमेगा तो हमने पहले ही निकाला, ये रहा ओमेगा 100 पाई, तो ओमेगा एज इट इज रख दो यहां पे, तो ये आ गया 100 पाई टी प्लस π/2, और पीछे लगा दो एम्पियर, क्योंकि ऐसा ही मात्रक एम्पियर होगा। तो ये आपके पास में करंट की इक्वेशन आ गई। तो बड़ा आसान सा है, एक ही क्वेश्चन में हमने कई सारे क्वेश्चन देखे हैं। अब बोर्ड के अंदर हो सकता है अगर बड़ा क्वेश्चन बनाना हो तो ये सारे पॉइंट पूछ ले, लेकिन ऐसा कभी करता नहीं। रियलिटी के अंदर इसके अंदर से एक या दो पॉइंट पूछे जाते हैं, IRMS निकलवा लेगा तुम लोगों से, या फिर V नॉट निकलवा लेगा, या XC निकलवा लेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है इसका। क्लियर है बात? ठीक, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अब जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रेरकत्व की। संधारित्र को समझा, तो संधारित्र में एक बात अपन को समझ में आएगी, धारा जो होती है वो वोल्टेज से π/2 आगे होती है। प्रतिरोध का केस देखा जाए तो धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं, लेकिन अब जो बात आ रही है वो बेसिकली किसकी आ रही है? प्रेरकत्व की। तो अगला जो हमारा पॉइंट आता है कि जब AC स्रोत के साथ शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो, अगर प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है तो फिर उसके बाद में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, फेजर कैसे बनेगा, उन सब के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रेरकत्व की बात करें। प्रेरकत्व एक कुंडली होती है, एक वायर होता है, उसको अपन कुंडली के रूप में बना देते हैं, फिर उसको बैटरी से जोड़ते हैं, तो वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में जो एनर्जी होती है उसके अंदर वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में उसके अंदर एनर्जी को संग्रहित करता है। ठीक है, तो अगर इसकी चुंबकीय ऊर्जा के बारे में बात की जाए या फिर इसके डायग्राम की बात की जाए सबसे पहले, तो ये बेसिकली प्रेरकत्व ये कुंडली है, और इस कुंडली को हमने क्या कर दिया, इस कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ कनेक्ट कर दिया। ये आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ये V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी, और प्रेरकत्व का नियतांक कितना है, L। ये होता है L प्रेरकत्व गुणांक, ठीक है ना, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, पश्य EMF बनाता है। अगर ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस इसका उल्टा बनेगा। ऐसा हम पढ़ते हैं जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर पढ़ते हैं, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है ना। एक पश्य EMF बनता है कि जब धारा का मान बढ़ रहा होगा तो घटाने का प्रयास करेगा, और घट रहा होगा तो बढ़ाने का प्रयास करेगा, लेंज के नियमानुसार। ये सारी बातें हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, तो इसके अंदर डायरेक्ट ही उनके उपयोग किए जाएंगे। तो ये जो वोल्टेज है, अब वापस से वही बात आती है कि अगर ये जो वोल्टेज दिया जा रहा है वो किसके सिरों पे जाएगा, वो इसके सिरों पे जाएगा। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि यहां से जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो किसके सिरों पे चला जाएगा, VL, ये इसके सिरों पे। तो हम यहां पे अगर चित्र से देखें तो VL की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, V के बराबर।
क्योंकि जो वोल्टेज आपने यहां से अप्लाई किया है वो बेसिकली किसको जाएगा, प्रेरकत्व के सिरों को प्रदान होगा। तो यहां पे लिखा जाए कि चित्र से, परिपथ चित्र कह दो या चित्र कह दो, परिपथ कहना ज्यादा सही है। तो परिपथ चित्र से क्या लिखा जाएगा कि जो L के सिरों का वोल्टेज है, जो L के सिरों का वोल्टेज होगा, वो L के सिरों का वोल्टेज किसके बराबर होगा, जो आरोपित वोल्टेज है। ठीक है, और चूंकि ये जो वोल्टेज होता है इसके अंदर आता है नेगेटिव साइन। अगर आप लोगों ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो लेंज का नियम, उस लेंज के नियम में नेगेटिव साइन होता है। वो नेगेटिव साइन बेसिकली क्या बताता है, धारा के प्रवाह, अगर धारा का मान बढ़ रहा है तो उसको घटाने का प्रयास करेगा, पश्य ईएमएफ जिसको बोलते हैं बैक ईएमएफ, तो वो माइनस आता है। उस माइनस को हटाने के लिए हमने दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया। तो ये बेसिकली क्या लिखा जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है L di/dt। ये भाई फॉर्मूला होता है जो आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर को जब डिटेल में पढ़ते हो तो उस केस के अंदर ये आता है कि ईएमएफ जो होता है वो L di/dt होता है। पिछला वाला चैप्टर अगर आपने ढंग से पढ़ा है 9 चैप्टर, तो 10 चैप्टर में ये प्रेरकत्व वाला टॉपिक समझ में आता है। इसी तरीके से संधारित्र के लिए 4 चैप्टर समझ में आना चाहिए। 4 चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है V = Q/C संधारित्र के केस के लिए। और यहां पे बेसिकली जो आ रहा है L di/dt, ये बेसिकली आप कहां पे पढ़ते हो, ये पढ़ते हो आप लोग 9 चैप्टर में। क्लियर है बात। तो वहां से हमने इस फॉर्मूले को लिखा है, तो L di/dt, और V की वैल्यू बेसिकली लिखी जाए तो ये हो जाएगा V0 sin ω/t। अब अपने को तो करंट चाहिए, धारा निकालनी है, तो बाकी सबको उधर फेंक दो। तो ध्यान से देखा जाए तो dt फेंक दिया उधर और L आ गया नीचे, तो बोल क्या बना ये, di = V0 / L आ गया नीचे sin ω/t dt, यही बना। अब अपने को चाहिए यहां पे बेसिकली धारा, तो समाकलन कर दो दोनों तरफ। तो समाकलन करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आता है। तो दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा अपने को। इसका दोनों तरफ समाकलन करना है तो ये बनेगा डी इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा V0 / L sin ω/t dt, यही बना। जरा ध्यान से देखिए, इधर हो गया डी का इंटीग्रेशन, इधर इसका इंटीग्रेशन। चलिए, तो डी का इंटीग्रेशन तो आई हो जाएगा। ठीक है, V0 और L चेंज होंगे नहीं, नियत है, बाहर फेंक दो। तो V0 / L को ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन किसका करना है, sin ω/t का dt के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो साइन का इंटीग्रेशन या समाकलन होता है -cos ω/t, और t का घटक कौन, t का गुणांक कौन है, ओमेगा, तो वो आ जाएगा भाग में। तो इसको लिखा जाएगा I = V0 / L, और इस साइन को लिखा गया -cos ω/t डिवाइड बाय क्या कर देंगे, ओमेगा। ये इसका समाकलन हो गया। इस ओमेगा को फेंक दो बाहर, तो ये बेसिकली बन गया आपके पास I = V0 / ω/L, और ये हो गया -cos ω/t। अब -cos ω/t को क्या लिखा जाए, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है, जरा ध्यान से देखो, वोल्टेज चल रहा है साइन के पदों में, लेकिन जो हमारी करंट आ रही है वो करंट आ रही है कॉस के पदों में, तो इसको भी साइन के पदों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने संधारित्र के केस के लिए किया था। संधारित्र के अंदर भी कॉस आ रहा था, उस कॉस को करने के लिए हमने बेसिकली क्या किया, sin π/2 प्लस थीटा रखा था, थीटा मतलब ω/t। अब यहां पे बेसिकली क्या लिखा जा रहा है वो थोड़ा ध्यान देना। यहां पे हम रख रहे हैं cos ω/t, इसको रख रहे हैं sin π/2 माइनस ω/t। cos ω/t को बेसिकली क्या रखे है, sin π/2 माइनस ω/t। ऐसा क्यों किया गया कि वहां पे प्लस रखा और यहां पे माइनस रखा, क्योंकि यहां पे ये माइनस आ रहा है। इस माइनस को हटाने के लिए, नहीं तो उसके अंदर अगर मान लीजिए इस केस के अंदर भी मैंने प्लस ले लिया होता, वो माइनस हटता ही नहीं इसका। अब इस माइनस को हटाने के लिए अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ω/t प्लस आ जाएगा, π/2 माइनस में आ जाएगा। तो जरा देखते हैं कि माइनस रखने से क्या फायदा हुआ। तो ये बेसिकली क्या लिखा जाएगा, I = V0 / ω/L माइनस एज इट इज, और कॉस की जगह पे क्या पुट कर दो,
साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। प्लस रखा होता तो माइनस एक कटता नहीं, अब देखिए माइनस कट जाएगा, ये माइनस आगे आ गया तो ये प्लस हो गया और ये π/2 माइनस में चला जाएगा, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा V0/ω_L, ये लिखा गया साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यही बन गया। तो जरा ध्यान से देखिए, अब साइन पॉजिटिव आ गया और हम चाहते भी थे साइन के पदों में। अच्छा, यहां पे एक और बात, ये ओमेगा एल क्या है, तो जैसे कि याद करो एक बनाता धारितीय प्रतिघात, वैसे यहां पे ओमेगा एल का भी एक नाम होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। ओमेगा एल जो होता है इसको बोलते हैं एक्सएल, और ये एक्सएल जो होता है ये होता है प्रेरणीय प्रतिघात। जो ये प्रेरकत्व लगा हुआ है, ये जो विरोध उत्पन्न कर रहा है ना, जो धारा के प्रवाह को रोकने का प्रयास करेगा, ये जो कुंडली बनाई है हमने, ये धारा के प्रवाह, धारा इधर हो रही है तो पश्य ईएमएफ इधर बनेगा, फिर धारा इधर जा रही है तो पश्य ईएमएफ इसके उल्टा बनेगा, धारा प्रवाह का विरोध करेगा। तो धारा प्रवाह का विरोध करने वाला गुण तो प्रतिरोध कहलाता है। तो प्रतिरोध को यहां पे इस चैप्टर के लिए हमने माना है प्रतिघात, और प्रेरकत्व के लिए आया इसीलिए बोला गया प्रेरणीय प्रतिघात। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ओमेगा एल लिखते हैं, और ये ओमेगा एल याद रखना इसका मात्रक वही ओम होगा, क्योंकि है तो एक प्रतिरोध ना, तो प्रतिरोध होने के कारण इसका मात्रक क्या होगा, ओम होगा। और ध्यान रखना इसका ये फॉर्मूला, ये आगे जाके देखना, अभी ये न्यूमेरिकल बनाएगा तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ओमेगा एल, ये भी एक फॉर्मूला ध्यान रखना। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ओमेगा एल की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, एक्सएल पुट करूंगा। तो जरा देखिए क्या बना, ये बन जाएगा I इज इक्वल टू V0/XL साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो अब देखिए V0/XL वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध, धारा बनती है, तो यहां पे लिखेंगे वी नो दैट V0/XL, इसको लिखेंगे I0, ये हो जाएगी शिखर धारा। तो इस पूरे को हटा करके I0 लिखेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई। अगर वोल्टेज के बारे में बात की जाए तो वोल्टेज कैसे चल रहा था अपना, वोल्टेज तो वही सिंपल तरीके से V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। जरा ध्यान से देखिए, वोल्टेज है साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट जो है वो साइन ओमेगा टी माइनस π/2, और ये माइनस बेसिकली क्या बता रहा है, पश्यगामी। ये माइनस का मतलब क्या हुआ बच्चों, पश्यगामी। मतलब इस केस के अंदर करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 माइनस में आ रहा है, π/2 क्या होती है, पश्यगामी होती है, पीछे चलती है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि शुद्ध प्रेरकत्व के लिए V, या फिर I के बारे में बात की जाए, I मतलब धारा, कॉमा V से π/2 रेडियन पश्यगामी होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर पूछा जाए कलांतर कितना है, किसके बीच का, वोल्टेज और करंट के बीच का, तो अगर कलांतर पूछा जाए तो वही, ये π/2 आगे, ये π/2 क्या है, पीछे है। तो रियलिटी में इसका कलांतर कितना है, π/2 रेडियन, ये भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये करंट की वैल्यू प्राप्त होती है अपने को। अब बात आती है इसके फेजर की और ज्यावक्रीय रूप की, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए, बात आती है यहां पे फेजर आरेख। फेजर मतलब वही एक्स और वाई पे। तो इस बार ध्यान रखना, इस बार जो है वो करंट π/2 पीछे चल रही है। तो जरा देखिए किस तरीके से बनेगा। ये ले लिया एक्स दिशा, ये हो गई वाई दिशा। एक्स के ऊपर अपन बेसिकली क्या लेते हैं, ओमेगा टी। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज की। तो वोल्टेज बेसिकली क्या हो जाएगा, ऐसे एंगल कितना रे, ओमेगा टी। ये इसकी पीक वैल्यू कितनी, V0, और इसका इधर वाला घटक क्या हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी। लेकिन जो करंट है, इस बार धारा है, वो इससे π/2 पीछे है। मतलब इस वोल्टेज से π/2, अग्रगामी होती तो ऐसे जाती,
लेकिन पाई बाय 2 पीछे है, मतलब इससे क्या हो जाएगी, पाई बाय 2 पीछे हो जाएगी। तो इसकी अगर वैल्यू देखी जाए तो ये कुछ ऐसे आएगा। ये हमारे पास करंट है आई नॉट की वैल्यू, और यहां से यहां तक का ये जो एंगल बनेगा ये बेसिकली एंगल आपका कितना होगा, पाई बाय 2 रेडियन। और इसके शिखर मान को देखा जाए तो ये बेसिकली शिखर मान, इसका इधर वाला घटक निकालेंगे तो ये जो समीकरण आ रही है वो I इज इक्वल टू क्या होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और इसके बारे में लिखा जाए तो वोल्टेज को क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि वोल्टेज जो है वो तो साइन के पदों में चल रहा है, लेकिन करंट जो है वो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 में चल रही है। क्लियर है बात। तो ये बेसिकली इसका फेजर हो गया। अब इसका जो लास्ट टॉपिक इसका बचता है वो है ज्यावक्रीय रूप, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला पॉइंट आता है ज्यावक्रीय रूप या ग्राफीय रूप, ज्यावक्रीय रूप, या इसको ग्राफ भी बोल सकते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाए, तो ग्राफ के लिए वही एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लो पहले। तो इस तरीके से ये हो गया टाइम, इधर v व i दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले वोल्टेज, तो वोल्टेज तो सीधा सा होता है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो उस केस के अंदर ये वोल्टेज तो कैसे इस तरीके से बन जाएगा, ये तो वोल्टेज का ग्राफ। वोल्टेज तो हमेशा एज इट इज एक ही तरीके से बनेगा, वोल्टेज के अंदर कुछ नहीं है। ये करंट जो है वो कभी आई पाई बाय 2 पीछे हो जाती है, कभी पाई बाय 2 आगे हो जाती है। करंट के अंदर देख लेना, क्योंकि प्रतिरोध के लिए तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम, उसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। संधारित्र के केस में देखा जाए तो करंट आगे होती है, वोल्टेज पीछे होता है, तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हुआ था। लेकिन इस केस के अंदर करंट जो है वो पीछे चल रही है, तो ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो कुछ ऐसे होगा। ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होगा। ऐसे ये बेसिकली आपका जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और ये जो ग्राफ है ये किसका है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का। और ये पीक वैल्यू, ये इसका शिखर मान है, ये कितना है, V नॉट है, और ये कितना है, माइनस का आई नॉट। और इधर की ओर देखें तो यहां से कितना हो जाएगा, प्लस का आई नॉट हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो है, अगर संधारित्र के केस में देखें तो ये करंट ऊपर से स्टार्ट होगी, लेकिन प्रेरकत्व के केस में देखें तो करंट कहां से, नेगेटिव से स्टार्ट होगी, क्योंकि पाई बाय 2 पश्चिमगामी है। फेजर में भी देखा वोल्टेज से पाई बाय 2 कहां है, पश्चिमगामी। तो आई होप आपको ये सारी बातें जो है वो प्रेरकत्व के बारे में समझ में आई होगी। अब इसके बारे में न्यूमेरिकल की बात की जाए तो न्यूमेरिकल की बात जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक आई होप आप लोगों को ये सारी बातें ढंग से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।